हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर आईएएस। आपका क्रेजी फॉर आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है एंड वी आर बैक विद द करंट अफेयर्स ऑल इन वन फॉर 28 अप्रैल 2020। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिलने वाले बेसिक करंट अफेयर्स होते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, वहाँ के सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे कंपाइल किया जा रहा है ताकि आप इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें। ओके, और कोई भी न्यूज़ आपकी छूटेगी नहीं, आप चेक कर सकते हैं जाके। और अगर कुछ आपको लगता है कि छूटा हुआ है तो एक दिन पहले की न्यूज़ या 2 दिन पहले की न्यूज़ में जाके देखिएगा, वो चीज़ कवर हो चुकी होगी, ये गारंटी है। ओके, और फिर भी कुछ रह जाता है तो अगले दिन तो गारंटीड ही वो कवर हो जाएगी, ठीक है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका कुछ भी ना छूटे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। तो पहली है रूदार। तो ये लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर है, तो समझ में आ गया होगा, कोविड रिलेटेड है। तो कोविड के चलते आपको खूब सारे बस टर्म्स ही याद करने हैं, साइंटिफिक कुछ ना कुछ रोज़ डेवलपमेंट हो रहे हैं, कभी मास्क, कभी स्प्रे, कभी वेंटिलेटर, कुछ पीपी मटेरियल। तो आपको बस याद करते जाना है कि क्या चीज़ क्या है, वही याद रह जाए तो काफ़ी है, ठीक है ना। तो अभी हमको पता नहीं है क्योंकि अब कोविड क्या क्या और लेकर आएगा। तो यूपीएससी में भी अभी क्या चेंजेस होते हैं, कुछ कोविड रिलेटेड होता है कि नहीं होता है, कुछ भी अभी आइडिया नहीं है। तो इसलिए अभी जो आ रहा है उसको याद करते जाओ क्योंकि सबसे मेन इशू अभी यही है, ठीक है। तो रूदार जो है इसको डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और एंड टेक्नोलॉजी और एनआईटी श्रीनगर के स्टूडेंट्स ने। और वेंटिलेटर्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है ये टू प्रोंग्ड अप्रोच इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से भी मतलब सप्लाईज को सर्च किया जा रहा है कि अगर कोई दूसरी कंट्री हमको सप्लाई कर सकती है। लेकिन ये ऑप्शन जो है ये काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि हर कंट्री में आज वेंटिलेटर बहुत हाई डिमांड पे हैं, ठीक है। और अभी मतलब अगर हम अपने यहाँ पे देखें तो वेंटिलेटर जो है उनकी थोड़ी अभी कमी है, 40,000 ही केवल हैं, तो इसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही बढ़ाया जा रहा है। नाउ WHO मैप इंक्लूड्स लद्दाख एज चाइनीज़ टेरिटरी। तो आपको पता होगा कि इसके पहले जो वर्ल्ड के मैप्स होते हैं वो अक्साई चिन वाला एरिया और जो आपका पीओके वाला एरिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एरिया, उसको मतलब इंडिया का पार्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। तो अब WHO ने क्या किया है, जो लद्दाख वाला रीजन भी है उसको डॉटेड लाइन और कलर कोड में दिखाया है। और उसी तरीके से जम्मू कश्मीर और पीओके के पार्ट्स को भी डॉटेड लाइन में दिखाया। डॉटेड लाइन जो है वो सजेस्ट करती है कि ये जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। एक्चुअली में जो ये चाइना चाइना वाला पार्ट था ये पाकिस्तान ने ही अपना उस पर मतलब वो पावर जो था वो दे दिया था 1960s में। और चाइना जो है अभी 37,000 स्क्वायर किलोमीटर रीजन ऑक्यूपाई करता है लद्दाख में। और चाइना ने अभी अरुणाचल प्रदेश के अभी कुछ जो हिस्से हैं उनको अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया था। तो वो उनको अपने मैप पे दिखाता है। तो अब यहाँ पे मैप है तो आप इसमें देख सकते हो कि ये कैसे डॉटेड लाइन से जम्मू कश्मीर के पार्ट को पूरा डिस्प्यूटेड टेरिटरी में दिखाया है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर का है। और इसके अलावा ये देखो कि ये जो लद्दाख वाला पार्ट है, ठीक है, इसको अब चाइना 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 लाइन और इंडिया लाइन वहाँ पे दिखा दी है। तो लद्दाख वाला पार्ट जो है वो चाइना के मैप में दिखा दिया है और वही चीज़ ये इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में की है, ठीक है। तो ये खासकर WHO वैसे भी है ना, अभी यूएस ने भी देखो इसकी फंडिंग बंद कर दी, यही कहते हुए कि चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा बायस्ड है। तो अब इतना बायस्ड है कि मैप भी उसके अकॉर्डिंग बना रहा है ना। नाउ एक्सरसाइज पिच ब्लैक हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू कोविड-19। पिच ब्लैक जो है ये बाइनियल वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स होस्ट करता है। और जो पहला पिच ब्लैक एक्सरसाइज हुई थी वो 1981 में हुई थी और 2018 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें पहली बार। और इस बार भी इंडिया करने वाला था लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। बाइनियल यानी 2 साल में एक बार होने वाला, ओके। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में होगा। और इसको नोटिफिकेशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया है। और IFSCA एक्ट जो है इस अथॉरिटी का ये एक्ट 2019 उसके इफेक्ट्स को अब ये नोटिफिकेशन इफेक्ट में लेकर आएगा, ओके।
तो फंक्शन क्या रहेगा इसका, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट सिक्योरिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको रेगुलेटर्स अप्रूव कर चुके हैं, उन ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना, ठीक है। और कौन से रेगुलेटर्स अप्रूव कर चुके हैं, आपके रेगुलेटर मेन यही काउंट होते हैं, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आईआरडीएआई, ठीक है। तो इंश्योरेंस के लिए जो है, और जो अथॉरिटी है ये आईएफएससी, ये इसमें 9 मेंबर होंगे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। इनका टर्म 3 साल का होगा। इसमें एक तो चेयरपर्सन होगा, 2 लोग होंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और हर रेगुलेटरी बॉडी से एक एक मेंबर होगा, और 2 मेंबर्स होंगे सर्च कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बेस्ड, ठीक है। आईएफएससी जो है सेंटर्स हैं, ठीक है, इन सेंटर्स के ऊपर ही ये यूनिफाइड अथॉरिटी आईएफएससी ए बनाई गई है, ठीक है। तो आईएफएससी का जो काम होता है वो होता है फंड रेजिंग सर्विसेज देना टू कॉरपोरेट्स, इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा ये ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, मर्जर, रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशंस वगैरह भी देखती है। तो आईएफएससी अब इनका यूनिफाइड अथॉरिटी की तरह काम करेगी, और इससे दूसरे जो मल्टीपल रेगुलेटर्स हैं, ये सब आरबीआई वगैरह, इनके ऊपर बर्डन घट जाएगा। अभी तक ये करते थे रेगुलेट, ठीक है ना। तो अब पूरा का पूरा ये यूनिफाइड अथॉरिटी आईएफएससी ये करेगी, ओके। Now April 28th was the World Day for Safety and Health at Work, और इसकी थीम थी स्टॉप द पेंडेमिक। एंड इस डे का मकसद क्या होता है, टू स्टिमुलेट नेशनल ट्रिपार्टाइट डायलॉग, ठीक है, तो दैट कन्वीन्ड ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ। और इसको आईएलओ ऑब्जर्व करता है सिंस 2003 से। तो आपको पता होना चाहिए आईएलओ जो बॉडी थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में ही 1919 में बन गई थी, और ये उस टाइम पे भी एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो तीन पार्टीज़ के उस पर डायलॉग पे बनी थी। और ये 3 पार्टीज़ कौन सी होती है, याद रखना, ट्रिपार्टाइट डायलॉग आईएलओ से रिलेटेड कभी भी आए तो गवर्नमेंट, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो उन्हीं के डायलॉग को स्टिमुलेट करने के लिए ये दिन बनाया जाता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मार्क द डे टू एड्रेस इमर्जिंग रिस्क एट वर्क। तो अभी जो रिस्क चेंज होते जा रहे हैं उनको, इमर्जिंग रिस्क को एड्रेस करने के लिए, एंड जो अभी नई टेक्नोलॉजीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और प्रोडक्शन प्रोसेस जो चेंज होते जा रहे हैं, जैसे अब नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, तो इनकी वजह से भी नए नए रिस्क हैं। तो इनको एड्रेस करने के लिए ये डायलॉग और ये डे मनाया जाता है। एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट न्यू वर्किंग कंडीशंस, ओके। नाउ एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का फंड अप्रूव किया इंडिया को टू फाइट कोविड-19। तो इंडिया ने जो है ना, कई लोगों से, लोग कह रही हूँ, कई ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा था, जैसे एडीबी हो गया, एआईआईबी हो गया, और दूसरे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब ने, मतलब एडीबी, एआईआईबी और वर्ल्ड बैंक ने तो इंडिया को फंड दिया है। और ये फंड काय के लिए दिया है एडीबी ने, टू बी यूज्ड इन डिजीज़ कंटेनमेंट, डिजीज़ को कंटेन करने के लिए, सोशल प्रोटेक्शन और डिजीज़ प्रिवेंशन करने के लिए, किसका, मेनली इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शंस और पुअर का। और एडीबी के अलावा जैसे मैंने बताया एआईआईबी ने भी फंड दिया है, तो 500 मिलियन यूएस डॉलर दिया है। एआईआईबी क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। और वर्ल्ड बैंक ने भी अनाउंस किया है 1 बिलियन यूएस डॉलर सपोर्ट इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, ठीक है। एआईआईबी के बारे में बता दें तो इसने अपना ऑपरेशन 2016 में शुरू किया था, और हेल्थ केयर के जो प्रेशर होते हैं उनको एलिविएट करने के लिए, लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए, और गवर्नमेंट को बजटरी सपोर्ट देने के लिए होता है, ठीक है ना, फंड प्रोवाइड करते हैं। और एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 1966 में इस्टेब्लिश की गई थी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए एशिया में। लेकिन इसमें नॉन एशियन पार्टनर्स भी हैं, जैसे यूएस वगैरह भी इसमें हैं। और इसका जो मॉडल है वो काफ़ी क्लोज है टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो मतलब जितना आपका कैपिटल लगा हुआ होता है उतनी आपको वोट पावर, वोटिंग शेयर वगैरह इसमें मिलता है। तो ये वर्ल्ड बैंक की तरह है। और इसमें जापान जो है उसका सबसे ज़्यादा शेयर है, उसके बाद में यूएसए का है, फिर चाइना, और फिर इंडिया। तो इंडिया 4th नंबर पे है, ठीक है। तो जापान और यूएस का करीब 15% है, चाइना इंडिया का करीब 6% है। इंडिया का एग्जैक्ट शेयर याद रखना 6.35% है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, ओके। Now China names its Mars mission Tianwen-1 ahead of its planned launch this year. तो चाइना जो है वो अपना पहला मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च कर रहा है। और ये एक पोयम है तियानवेन, वहाँ से उसका नाम लिया गया है तियानवेन, याद रखना। मार्स मिशन है चाइना का, मार्स मिशन, ठीक है। तियानवेन ऐसे तो नाम से समझ में आ रहा है चाइना का है, पर किस चीज़ के लिए है, मार्स का है। और इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का, क्वेश्चंस टू हेवन। और ये पोयम जो थी ये
क्यू युआन ने लिखी थी, और इसको 2020 में ही लॉन्च करने का प्लान है। और ये एक ही मिशन में ऑर्बिटिंग, लैंडिंग और रोविंग करेगा, ठीक है। वही जो हम चंद्रयान 2 में करने वाले थे, वही चीज़ इस मिशन में चाइना करेगा एट मार्स, ओके। नाउ सर्टेन, तो सर्टेन क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसने डिसाइड किया है कि सिक्योरिटी ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा कोविड-19 डेटा का इन दी वेक ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। तो अभी साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट बढ़े हुए हैं, तो इसलिए ये सिक्योरिटी ऑडिट कंडक्ट करेगा। सर्टेन जो है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2004 में एज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटी। मेटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और सर्टेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, साइबर अटैक को प्रिवेंट करना कंट्रीज़ के साइबर स्पेस में, और साइबर अटैक यदि हो जाता है तो उसको रिस्पॉन्ड करना, और डैमेज कम करना, रिकवरी टाइम कम करना, और साइबर अटैक्स के लिए जो नेशनल वल्नरेबिलिटी है उसको कम करना, और सिक्योरिटी अवेयरनेस को बढ़ाना सिटीजन्स के अमंग। इससे साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन और कुछ और चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। तो एक है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। तो ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है, याद रखना। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, साइबर क्राइम से है, और पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है टू एड्रेस इंटरनेट एंड साइबर क्राइम बाय हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉज। नेशनल लॉज को हार्मोनाइज करने में के लिए, और इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए, और आपस में नेशंस का कोऑपरेशन बढ़े, इसलिए थी। और ये 2004 में आई थी, याद रखना। 2004 में बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, अब इंडिया रिलेटेड कुछ देख लेते हैं इनिशिएटिव्स। तो है साइबर सुरक्षित भारत योजना। ये अभी 2018 में ही आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स। और ये अवेयरनेस वगैरह बढ़ाने के लिए, वर्कशॉप्स वगैरह के लिए मतलब ये स्कीम लाए थे। नेक्स्ट इज साइबर स्वच्छता केंद्र। तो ये बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर है, और इट प्रोवाइड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ मलिशियस प्रोग्राम्स। तो मलिशियस प्रोग्राम्स को डिटेक्ट करना और ऐसे फ्री टूल्स बनाना ताकि ऐसे प्रोग्राम्स को हटाया जा सके, ठीक है। तो समझ में ही आ रहा है, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस। नेक्स्ट इज I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये भी 2018 में आता है, तो खासकर 2018 में हमने काफ़ी ऐसे साइबर के इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड मैनर में, और ये किसके अंडर काम करता है, I4C, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके। नाउ SN 2010 KD एक सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा था, जो कि रैपिडली एक्सप्लोड हुआ था लेकिन स्लोली डिके किया था। तो अभी इसके ऊपर स्टडी कंडक्ट की है एरीज नैनीताल ने। एरीज क्या है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, ठीक है। एरीज नैनीताल ने इसके ऊपर स्टडी कंडक्ट की है। तो ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। तो ये जो सुपरनोवा था, तो इसने खूब सारा अमाउंट ऑफ मास और निकल जो है वो इजेक्ट किया था एक्सप्लोजन के टाइम पे। और जो नॉर्मल कोरकोलैप्स सुपरनोवा होता है उससे कई ज़्यादा इजेक्शन हुआ था। तो दिस इंडिकेट्स दैट द रिलेटेड स्टार एवोल्यूशन माइट बी डिफरेंट। तो हो सकता है कि ये थोड़ा डिफरेंट रहा हो, तो इसलिए एरीज इसको स्टडी कर रहा है, ओके। और ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से एक्सप्लोड हुआ था, लेकिन धीरे धीरे डिके हुआ था अदर देन अदर सिमिलर सुपरनोवा। तो बाकियों से ज़्यादा स्पीड में एक्सप्लोड हुआ, और बाकी जिस तरीके से डिके होते हैं उनके कंपैरिजन में इसका डिके बहुत स्लो हो रहा था। सुपरनोवा क्या होते हैं, ये एनर्जेटिक एक्सप्लोजन होते हैं। जब कोई बहुत बड़ा स्टार होता है, मैसिव स्टार होता है, उसका जो कोर होता है वो जब एक्सप्लोड करता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, उसको सुपरनोवा कहते हैं, ओके। Now, former National Security Advisor M.K. Narayanan analyzes the geopolitical and geoeconomic fallout of the COVID-19 pandemic। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, और इसमें मतलब पूरा वर्ल्ड की सिचुएशन को इन्होंने एनालाइज किया है, बहुत ही बेहतरीन है, देखिएगा आपको मज़ा आएगा। तो वर्ल्ड की सिचुएशन के ऊपर मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी कोविड-19 की वजह से। इंस्टीट्यूशंस अंडर फायर, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फॉर बीइंग स्लो इन डीलिंग विद अ सिचुएशन दैट इज़ फार मोर डेंजरस दैन एनी मिलिट्री थ्रेट। तो पिछले सालों में जो मिलिट्री थ्रेट इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं हो, उससे ज़्यादा डेंजरस ये कोविड
कोविड सिचुएशन है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत ही स्लोली इस चीज़ से डील कर रहा है, इतना ज़्यादा उसे सीरियस नहीं ले रहा है। डब्ल्यूएचओ का हम पहले ही बहुत कुछ सुन चुके हैं, उनका एलिस्ड बायस टूवर्ड्स चाइना देख भी लिया, अभी तो मैप भी उन्होंने उनके अनुसार बना दिया है, और एंड ऑफ ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटिंग द नेचर ऑफ द एपिडेमिक। तो एपिडेमिक को काफ़ी टाइम तक डब्ल्यूएचओ वही सीरियसली नहीं ले रहा था, उसको मतलब डिक्लेयर ही नहीं कर रहा था कि एक पेंडेमिक हो चुका है, तो काफ़ी स्लो स्टेप्स उठाए हैं। तो ये तो था इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है, ठीक है, यूएनएससी और डब्ल्यूएचओ देखे। इकोनॉमिक शॉक यदि देखें तो वर्ल्ड बैंक ने ज़्यादातर नेशंस के लिए नेगेटिव ग्रोथ प्रिडिक्ट की है, और इंडिया का भी जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो बहुत घटा के 1.5 टू 2.8%, ये माइनस नहीं है, ये 2 है, ओके, 1.5 टू 2.8% तक का प्रिडिक्ट किया है इस साल के फिस्कल ईयर के लिए। पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने वही टूल यूज़ किए हैं जो अथॉरिटेरियन रेजीम्स जैसे चाइना ने यूज़ किए हैं, जैसे लॉकडाउन कर देना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, लेकिन लोगों ने ऐसे मेजर्स को वेलकम किया है। तो ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि मतलब आज हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि हम अथॉरिटेरियन जो टूल्स हैं उनको भी हम वेलकम कर रहे हैं, ओके। एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे मतलब एज अ प्रोटेस्ट या उस तरीके से मत लीजिएगा। और स्टेट का जो रोल है अभी एज एन इन्फोर्सर ऑफ पब्लिक गुड विल बिकम ग्रेटली एनहांस, जो हम देख ही रहे हैं हेल्थ वगैरह और सारी फैसिलिटीज़ में स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ओमनीपोटेंट स्टेट जो है कुड वेल बिकम अ रियलिटी, यानी कि ओमनीपोटेंट यानी जो हर जगह प्रेजेंट हो, एंड मॉनिटरिंग पीपल थ्रू मास सर्वेलेंस। तो अभी इसलिए जैसे अभी भी आया है कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जैसे आरोग्य सेतु इंस्टॉल करना है, तो उसमें भी वही कह रहे हैं कि पूरा सर्वेलेंस वगैरह करने के लिए, लोगों को मॉनिटर करने के लिए है। तो ये एक ओमनीपोटेंट स्टेट का एक फीचर, ओके। चाइना स्पॉटलाइट में रहा है, तो उसकी अर्ली रिकवरी की वजह से वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे लोग जो अब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अब वो जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को यूज़ करना चाह रहा है टूवर्ड्स जो इकोनॉमिक एडवांटेज, और हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाह रहा है। तो ये चीज़ अभी काफ़ी न्यूज़ में आई थी कि चाइना दूसरी वर्ल्ड की जो दूसरी मतलब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो स्टेक्स एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, और इसके अलावा फिर वो सॉफ्ट पावर गेन करने की कोशिश कर रहा है मेडिकल एड वगैरह देके, एंड इट इज़ ट्राइंग टू डोमिनेट द RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये किस लिए, ताकि साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया वाले जो रीजन्स हैं, ईस्ट एशिया वाले रीजन्स हैं, वहाँ पे वो डोमिनेट कर सके। तो चाइना का भी हमने रोल देख लिया कि क्या हो रहा है, और वेस्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके से फॉल्टर कर रहा है, और यूएस खासकर मतलब जो अभी वीक हो गया इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया है कोविड-19 की वजह से। तो इसकी जो कैपेसिटी थी टू प्ले अ क्रिटिकल रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स वो अभी डिमिनिश होती जा रही है। यूरोप भी जो है वो शॉर्ट और मीडियम टर्म में वो इनकेपेबल प्रूव होगा अपने कॉमन इंटरेस्ट को डिफाइन करने में। जर्मनी अभी तो उसके पास में कुछ पावर है, लेकिन वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंसुलर होता जा रहा है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की अब कोशिश कर रहा है। और फ्रांस और पोस्ट ब्रेग्जिट यूके जो हैं ये तो अभी इस गिनती में आते ही नहीं हैं, तो मतलब कुछ खास रोल ये लोग भी नहीं प्ले कर पा रहे हैं। तो बेसिकली वेस्ट बहुत ज़्यादा पीछे जाता जा रहा है, और चाइना जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग मतलब एक सीन में आ रहा है। अच्छा, ऐसे में वेस्ट एशिया और इंडिया का क्या कंडीशन है, तो ऑयल प्राइस मेल्ट डाउन हो रहा है, तो जिसकी वजह से वेस्ट एशिया में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने वाली है, और ईरान के ऊपर तो यूएस ने सैंक्शन लगाया हुआ है, तो उसको और डिफ़िकल्टीज़ होने वाली हैं। इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जो कि इस टाइम पे अपने एडवांटेज में इस चीज़ का यूज़ कर सकती है। और इंडिया के साथ में क्या दिक्कत है कि वहाँ पे जो हमारे वर्कर्स, माइग्रेंट लेबरर्स वगैरह वहाँ जाते हैं, एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी जो गल्फ़ रीजन, वेस्ट एशिया रीजन में है, वो अब घर वापस आएंगे, तो जिसकी वजह से जो हमारा वही है कि रेमिटेंसेस थे, जो फॉरेन फंड्स हमारे पास में आते थे, इनफ्लो होता था, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। एंड इकोनॉमिक डाउनटाउन ग्रेटली रिड्यूसेस। अब इकोनॉमिक नीचे जाने की वजह से इंडिया जो है वो बाकी साउथ एशियन रीजन में इतना ज़्यादा मनोवर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। वो अब अपने आप को संभाले या बाकी रीजन के बारे में इतना सोचा, हालांकि स्टिल वी हैव बीन प्रोवाइडिंग मैनी थिंग्स। अभी मतलब जैसे हमने सार्क के साथ में कोलैबोरेट करने की कोशिश करी, और बांग्लादेश को भी हमने अपने काफ़ी सारे किट्स वगैरह जैसे भेजे हैं, मटेरियल उनको भेजा है। तो अभी भी फिर भी इंडिया ट्राई कर रहा है, लेकिन चाइना
चाइना जो है अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से तेज़ी से नए फ्रेंड्स गेन करेगा, ठीक है। अभी भी हम इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और वैसे ही हमारा अभी देख लिया ग्रोथ रेट कम होने वाला है, ओके। नाउ चकमाज एंड हजोंग्स, तो ह्यूमन राइट्स बॉडी है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, उसने पीएम का इंटरवेंशन चाहा है ये कहते हुए कि जो चकमाज और हजोंग्स है अरुणाचल प्रदेश में, उनको हंगर और स्टारवेशन फेस करना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको इकोनॉमिक पैकेज नहीं दिया है ऑफ टू प्रोवाइड 5 kg राइस एंड 1 kg पल्सेस पर हेड। तो जो बाकी इकोनॉमिक पैकेज बाकी ऐसे कम्युनिटीज़ को दिया जा रहा है 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, वो उनको नहीं मिल रहा है अंडर प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि चकमाज और हजोंग्स जो हैं उनके पास में राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उनके राशन कार्ड्स को सीज कर लिया था 1991 में। तो इस चक्कर में अब ये दो कम्युनिटीज़ को जो चावल वगैरह है वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे लेना पड़ रहा है। तो जो ये फूड उनको डिनाई किया जा रहा है एक तरीके से, दैट इज़ सीन एज अ वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। और चकमाज और हजोंग्स जो थे वो ओरिजिनली चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट में थे इन दी अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश वाले रीजन में। और जब वहाँ पे वो कप्ताई डैम के आसपास थे, तो जब वो रीजन उनका होमलैंड जो था वो सबमर्ज हो गया था 1960s में, तो उस टाइम पे फिर वो यहाँ पे माइग्रेट हुए थे। तो चकमास जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं और हजोंग्स जो हैं वो हिंदूज़ हैं। इनको वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी बांग्लादेश में, तो इसलिए उनको रिलीजियस परसिक्यूशन भी फेस करना पड़ा था। और ये उस टाइम पे लूशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट, जो कि अभी मिज़ोरम में, लेकिन उस टाइम पे मिज़ोरम नहीं बना था, तो आसाम में आती थी, तो वहाँ से वो माइग्रेट करके आए थे। लेकिन ज़्यादातर इन कम्युनिटी के लोगों को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा में शिफ्ट कर दिया था सेंटर ने। और नेफा एक्चुअली में क्या है, वो अभी का अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो जब ये आए थे 1964 से 69 में, तो इनकी क्वांटिटी 5000 लोग ही थे, लेकिन अब वो बढ़ के 1 लाख हो गई है। और आज की डेट में इनके पास में सिटीजनशिप भी नहीं है, लैंड राइट्स भी नहीं है, लेकिन इनको बेसिक एमिनिटीज़ सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने दी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सेंटर को ये कहा था कि जो लोग 64 से 69 के बीच में आए हैं उनको सिटीजनशिप दी जाए। नेक्स्ट इज़ अबाउट CTBT, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो अभी US स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट दी, कंप्लायंस रिपोर्ट है, इसका काफ़ी बड़ा सा नाम है, बट ये वही उसी को कंप्लाई करने के ऊपर रिपोर्ट है, जिसने कंसर्न रेज किया है कि चाइना और रशिया जो हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे इन वायलेशन ऑफ द CTBT अंडरटेकिंग्स। तो रशिया और चाइना ने इन क्लेम को रिजेक्ट किया, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी रिजेक्ट करेगा। और CTBT जो है वो ट्रीटी है फॉर बैनिंग ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एवरीवेयर बाय एवरीवन, ठीक है। और इस ट्रीटी को कब नेगोशिएट किया गया था, एट कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट हुई थी जिनेवा में, और फिर इसको UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। और सिग्नेचर के लिए इसको 1996 में ओपन किया गया था, लेकिन अभी ये इन्फोर्स नहीं की गई है, और ये तब तक नहीं होगी जब सारे 44 स्टेट्स जो हैं, जो कि Annex 2 में हैं, वो उसको रेटिफाई नहीं कर देते हैं। और ये वो स्टेट्स हैं जो जिनके पास में न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जब इस ट्रीटी को नेगोशिएट किया गया था और अडॉप्ट किया गया था, ओके। तो अभी जैसे इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान है, उन्होंने अभी तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। और CTBT जो है वो अभी सबसे इट इज़ द लास्ट बैरियर ऑन द वे टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये नए न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट भी रोकता है, और जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन है उनके इम्प्रूवमेंट को भी रोकता है। तो इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग नॉर्म है अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह को बचाने के लिए भी ये ट्रीटी है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ 28 अप्रैल। आपको अच्छा लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। एंड दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।